व्याकरण विधि, ये नाम है कक्षा 9 और 10 के लिए एनसीईआरटी की तरफ से आने वाली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक का। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अपने घरों में सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम इस व्याकरण विधि का पहला अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है अक्षर, इंग्लिश में लेटर्स इसे कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स हम इसे कहते हैं। ये हमारा पहला अध्याय है कक्षा 9 और 10 के लिए वर्ण विचार नाम से। बच्चों, इस अध्याय को, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि हम इस पाठ से क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, हम इस पाठ से जो वर्ण हैं वो संस्कृत में किस तरीके से सूत्रों में बंधे हुए हैं, सूत्रों से हम वर्णों को कैसे उनको उपयोग करते हैं, ये हम इस पाठ से सीखेंगे। कौन सा अक्षर हमारे मुंह के किस हिस्से से बोला जाता है, कंठ से, जिह्वा से, तालु से, वो भी हम इसमें सीखेंगे। इसमें हम प्रयत्न सीखेंगे जो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर, बाह्य। इसमें हम कुछ और बेसिक संस्कृत व्याकरण की चीज़ें सीखेंगे जो हमारे आगे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आगे के जो ग्रामर के टॉपिक हैं उनमें काम आएगा। इसलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जिसने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया उसके लिए आगे संधि, समास और आगे के सभी संस्कृत व्याकरण के टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जो पहला स्टेप होता है वो वर्ण ही होता है, लेटर्स ही होते हैं, हम लेटर्स सीखते हैं। अब एक ऋषि का नाम आता है जो संस्कृत ग्रामर के, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख ऋषि हैं, पाणिनि। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को सूत्रों में आबद्ध किया था। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। परंपरा के अनुसार महेश्वर यानी कि भगवान शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उससे 14 ध्वनियाँ निकली जिनको पाणिनि ने सूत्रों में आबद्ध किया। यहाँ पर एक श्लोक है जो इसी के बारे में है। नृत्तावसानी नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामय सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिव सूत्र चालम। यही है कि नृत्य की समाप्ति होने पर भगवान शिव ने जो 14 बार डमरू बजाया वो सनक आदि ऋषियों के भले के लिए ऐसा उन्होंने किया था, जिससे 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली जो यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। ये ध्वनियाँ हैं, इनको पाणिनि ने समझा और सूत्रों में आबद्ध किया। ये 14 ध्वनियाँ कौन सी हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये जो है 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं। तो आपको इन्हें याद करना है। याद कैसे करना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ इनको ऐसे ही याद करना है आपको। अयुण, रील रिक, एओं, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झबय, घड़धश, जवगड़धश, खफ छटत चटतव, कपय, शशर, हल। इनको आप बार बार उच्चारण कीजिए इनका और आप इनको बिना देखे बोलना सीख जाएंगे। बिना देखे बोलना और लिखना जब आपको इनको आ जाएगा तब आपके ये सूत्र बहुत ही काम के होंगे। आगे हम ये देखते हैं कि इन सूत्रों से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं। तो प्रमुख बात यह है कि इन सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है, यानी कि उसका कोई उपयोग इस सूत्र में नहीं है, वो हट जाता है। इन सब में हलंत लगा हुआ है, ये सब हट जाते हैं। तो प्रमुख रूप से इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसको काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए
यहाँ देखिए सूत्र अयुण में ए ई उ ये 3 काउंट होते हैं और न हट जाता है। री रिक में आपका हटा दोगे लास्ट वाला, और री और री काउंटेबल है। ए ओ में ए ओ, आई औच में आई औ, हयवरट में हयवर, लण में ल, यमगणनम में यम गण और न में हट जाता है। इसी तरह सब में अंतिम वर्ण हट जाता है और शुरू के वर्ड्स काम में आते हैं। इसे हम और आगे अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये क्या काम में आते हैं, इसे हम और अच्छी तरह से यहाँ देखते हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण, हल का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनको हल वर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हल वर्ण है, यहाँ आप देखिए इस पॉइंटर जहाँ जहाँ पॉइंट कर रहा है वो आप देखिए कि जो लास्ट वाला जो वर्ण है वो एक व्यंजन वर्ण है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब आपके पास यहाँ एक और चीज़ आई है, प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या होता है, इसे भी हम आगे समझेंगे। प्रत्याहार क्या है? जैसे अ ई उण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। आप ये जो पहला अक्षर है इसे ले लीजिए और कोई भी अक्षर ले लीजिए लास्ट वाला, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये। अगर आपने ए के साथ अण को ले लिया तो आपका प्रत्याहार बना अण, ए और अण। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अण के अंदर 3 अक्षर हैं, अ ई उ। लास्ट वाले को नहीं गिना जाता किसी भी सूत्र में, किसी भी प्रत्याहार में। प्रत्याहार हो गया अण। अब आप दूसरा प्रत्याहार बनाइए, ए को जोड़िए क से, तो प्रत्याहार बना आपका अक। क्या प्रत्याहार बना? अक। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप गिन के बताइए। अ ई उ, नहीं गिनेंगे क्योंकि लास्ट वाला है, री और री। क नहीं गिनेंगे क्योंकि इस संख्या के लास्ट वाला। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? ए ई उ री और री। ठीक है, समझे आप? चलिए और इससे बनाइए। ई से आप अगर ण को जोड़ते हैं तो बनता है इण प्रत्याहार, और अब इण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 2, ई और उ। लास्ट वाला आप समझ गए, उसे नहीं गिनना। ई को आप कैसे, चलिए च से बनाते हैं। ई को च से बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट तो आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो हर प्रत्याहार का जो दूसरा वर्ण है वो आपको लास्ट वाला लेना है। तो ई और च से बनता है इच प्रत्याहार। अब इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं आप डेफिनेटली बता सकते हो। ई उ री री ए औ ओ आई औ, और च नहीं गिनेंगे। इन्हें कहते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या काम में आते हैं? शॉर्ट करने के। मान लो आपको अ ई उ ये सब वर्ण बोलने हैं यहाँ तक के, तो इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ए और च को जोड़ दीजिए, अच बन जाएगा, और अच के अंदर सारे स्वर वर्ण आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ए और च को जोड़ते ही अच बनता है, और अच के अंदर अंदर सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, सारे वोवल्स आ जाते हैं। इसके बाद ये है, इसको आप इससे जोड़िए ल से, हल। हल के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तभी तो यहाँ हल कहाँ है? हल का मतलब है सारे व्यंजन वर्ण, और एक अच का मतलब है सारे स्वर वर्ण। समझ गए आप? स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो ये क्या करने के काम आते हैं? शॉर्ट करने के काम आते हैं। जब बड़े बड़े सूत्रों में, संधि समास के सूत्रों में, जब हमको शॉर्ट में कुछ चीज़ बोलनी होती है,
शॉर्ट में जब हमें बहुत सारे अक्षरों को बोलना होता है तो इसी तरीके से, जैसे अब झ को आप इससे जोड़ दीजिए, य से जोड़ दीजिए तो झय हो जाएगा। तो झय के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ ढ, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे और आपको उन्हें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के काम में आते हैं ये माहेश्वर सूत्र। और शॉर्ट करने के लिए ये जो प्रत्याहार है वो बनाए जाते हैं। प्रत्याहार को और अच्छी तरीके से यहाँ समझते हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आप बता सकते हो इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? चलो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। वैसे आपको पता है, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, हमने बनाया था, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण, आदि का अर्थ होता है, देखो ये 2 वर्ण हैं, आदि का अर्थ है पहला वाला और अंत का अर्थ है बाद वाला। तो इसमें च अंत है और ए आदि है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। मैंने आपको सब में बताया है, जब आप ए और ण को जोड़कर अण बनाते हो तो आदि वर्ण तो गिना जाता है ए ई उ, लेकिन अंतिम वर्ण न, जिनमें भी ये इत संज्ञा लगी हुई है, जिसमें भी हलंत लगा हुआ है, वो लास्ट के सभी वर्ण नहीं गिने जाते। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं, जैसे अच, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। अच के अंदर आप ए ई उ री री ए ओ आई औ सारे स्वर यहाँ जाते हैं। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण ए का तो परिगणन किया गया है, मतलब गिना गया है, तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आपसे कोई पूछे कि आप प्रत्याहार क्यों सीख रहे हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया है, संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहारों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। इसे आगे समझते हैं। स्वर जिसे अच भी कहते हैं, हमने अभी अभी सीखा प्रत्याहार में कि अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसलिए अच कह सकते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, जो आपको याद होनी चाहिए और इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं, जिनमें 2 वर्ण नहीं मिले होते, जैसे कि अ, आ, ई, ये स्वतंत्र है, इनमें कोई और वर्ण यानी कि कोई व्यंजन या कोई दूसरा स्वर इसमें नहीं मिला, इसलिए जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ स्वर के 3 भेद यानी कि 3 प्रकार बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आपने देखा है छोटी मात्रा होती है, छोटा की, छोटी ई की, तो वो तो सब ह्रस्व में आ गए। जो बड़ी होते हैं वो सब आगे दीर्घ में। और प्लुत क्या होता है वो अभी हम सीख लेंगे। पहले हम सीखते हैं कि ह्रस्व क्या होता है। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 है, अ, ई, उ, री तथा री। ये जो री है ये सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में ये होता ही नहीं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मूल स्वर कौन से हैं या ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर यही है, अ, ई, उ, री और री। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो सब ह्रस्व स्वर है। ठीक है, आइए दीर्घ स्वर पे आते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखो इनकी डेफिनेशन कितनी आसान है, 1 मात्रा वाला ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा वाला दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 8 है, यानी कि
ह्रस्व स्वर तो 5 थे, लेकिन दीर्घ स्वर ये 8 है। तो 5 और 8, 13 स्वर यहाँ हम देख पा रहे हैं। जो दीर्घ स्वर है वो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। इसके बाद ए, चाहे वो छोटा है तो भी दीर्घ स्वर है। आई, ओ तथा औ, ये 8 दीर्घ स्वर है। इनमें से री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है। यानी कि जो ये री है इसका भी दीर्घ रूप हो सकता था, लेकिन वो केवल वेदों में होता है, तो यहाँ हम उसको काउंट नहीं कर रहे। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं। अंतिम 4 ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ देखिए आप, ये जो ए, ऐ, ओ तथा औ है, इनमें से ये तो हमने कर लिया, ये जो ए, ऐ, ओ, औ है इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है कि संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं। संयुक्त वर्ण मतलब स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण कौन से होते हैं? तो अ, ए, ऐ, ओ, औ। क्योंकि ए, ऐ, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं? 2 स्वरों के मेल से। उदाहरण, ए और ई को जोड़ने पर हमारे सामने छोटा ए आता है। ए और ए को जोड़ने पर हमारे पास बड़ा ए आता है। ए और ऊ को जोड़ने पर ओ आता है, और ए और ओ को जोड़ने पर औ आता है। ये आपने देखा यहाँ पर। आगे हम प्लुत स्वर के बारे में सीखेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति। एहि मतलब कृष्ण आओ, यहाँ गो चर रही है। ओम, इसमें ओ को इतनी देर तक बोला कि वह 3 मात्रिक हो गया। जैसे हम ओ बोलते तो वो तो द्विमात्रिक है, लेकिन हम इस तरीके से बोलते हैं ओ, जब उसको ज़्यादा देर तक बोलेंगे तो वो त्रिमात्रिक हो जाता है और ओ क्या हो गया? प्लुत हो गया। इसलिए ओम को ऐसे लिखते हैं, ओ के बाद 3 का निशान लगाया तो ओ प्लुत हो गया। यहाँ पर ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। ओम ज़्यादा देर लगती है। जब हम कृष्ण में 3 मात्रा क्यों लगाई हैं? तो यही कृष्ण, जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे ओ राम, तो जब हम उसको पुकारते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। तो ज़्यादा समय लगता है तो वो जो स्वर होता है वो प्लुत हो जाता है। हमने यह सीखा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व एकमात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं, दीर्घ स्वर 8 हैं और प्लुत यहाँ पर इनमें से ही बनते हैं, इसलिए इसकी कोई काउंटिंग यहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे जो स्वर वर्ण हुए वो 5 और 8 13 हुए। यहाँ पर एक और बात है, सभी ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक और निरअनुनासिक के भेद से द्विविध होते हैं। यानी कि ये सभी तीनों वर्ण, मतलब तीनों प्रकार के स्वर, अनुनासिक और निरअनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यथा अ, ई इत्यादि समस्त स्वर वर्ण। निरअनुनासिक क्या होता है? जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरअनुनासिक होता है।
अनुनासिक का मतलब है जिसमें मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग हो, और निरअनुनासिक का मतलब है जिसमें नासिका का प्रयोग ना हो, केवल मुख से वो स्वर वर्ण बोला जाए। आगे हम पढ़ते हैं। हमने अभी स्वर वर्ण पढ़े। वर्णों के दो प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि अच हमने पढ़ लिए, और हल यानी कि व्यंजन अब हम पढ़ने वाले हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण सहायता से बोले जाते हैं किसी और वर्ण की, यानी कि स्वर वर्ण की। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो स्वर वर्ण है वो व्यंजन वर्ण की सहायता से या किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा यही है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह या हलंत लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर क है, इसके अंदर ए नहीं है, ये स्वर रहित है। लेकिन व्यंजन ये तब होता जब इसमें हलंत नहीं होता, तब इसको क्या बोलते, क। जब आप क ऐसे बोलते हो तो क के बाद में एक अ आता है, क, यानी कि क में ए है। इसलिए तो कहा है कि स्वर वर्णों की सहायता के बिना इन्हें नहीं बोला जा सकता, लेकिन यहाँ पर इन्हें बिना स्वर वर्णों के लिखा हुआ है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो इनमें सब में ए नहीं है। ये सब प्योर कॉन्सोनेंट है, शुद्ध व्यंजन है। आपने ये सब पहली दूसरी कक्षा में पढ़े हैं और हम इसे यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें अब सूत्रों में आबद्ध कर रहे हैं। इस तालिका से इनको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अण, इसे क वर्ग भी कहते हैं और संस्कृत में इसे कु कहते हैं। कु कहते ही मतलब है क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग जो है वो है च, छ, ज, झ, ञ। इसे हम चू भी कह सकते हैं और च वर्ग भी कह सकते हैं। अगला है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसे हम ट वर्ग भी कह सकते हैं और टू भी कह सकते हैं। इसी तरह त वर्ग है त, थ, द, ध, न, और प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। ये भी इसके नाम है और ये भी नाम, शॉर्ट नाम है इसके। इनको बोलने से, मतलब पू बोलने से ही आपका प, फ, ब, भ, म एक मतलब मान लो बोल दिया। इन 25 वर्णों को, इन 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आप याद रखिए। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? अगर ये आपके क्वेश्चन आता है तो आपको क, च, ट, त, प ये वर्ग लिखने हैं, खोल करके लिखना है, मतलब इस तरीके से। शॉर्ट में बोल सकते हैं इन 25 वर्णों को क, च, ट, त, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अभी और व्यंजन वर्ण रह रहे हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन हैं इनको अंतस्थ कहते हैं, और श, स, स, ह, इन 4 वर्णों को ऊष्म कहते हैं। यानी कि ये शॉर्ट में आप इनको याद करने का तरीका है। जैसे मैं बोलूँ अंतस्थ वर्ण, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया य, र, ल, व। मैं बोलूँ ऊष्म वर्ण तो मैंने बोल दिया है श, श, स, ह। ये स्पर्श व्यंजन है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। यानी कि हमने पूरे व्यंजन वर्णों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। स्पर्श क्या था वो मैंने आपको अभी समझा दिया, क से लेकर के मैं तक के, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा
मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। जो हमारी जीभ है वो मुख के तालु और दंत ऐसे विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ण, य, ण, न, म को अनुनासिक भी कहा जाता है। ये जो 5 वर्ग थे हमारे क, च, ट, इनका जो पांचवा वर्ण है वो ये है जो कि अनुनासिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुख के साथ इनके उच्चारण में नासिका का भी उपयोग होता है। दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ, य, र, ल, व, इनको अंतस्थ कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा था ऊष्म, श, स, स, ह वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। बच्चों एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया, जब भी आप कोई ऑनलाइन टीचिंग वीडियो देखें तो अपने पास एक रफ नोटबुक जरूर रखें और वीडियो में आ रही मुख्य बातें, जैसे व्यंजन के हमने 3 टाइप्स पढ़े, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इन मुख्य पॉइंट्स को आप नोट करते रहें ताकि वीडियो के एंड में आप उसको जो पूरी वीडियो है उसको समराइज कर सकें। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है और इसमें जो मैटर है वो भी ज़्यादा है, तो आप जब तक उसको समराइज नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट अपने लिए तैयार नहीं करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें नहीं निकालेंगे और पेन और नोटबुक लेकर आप नहीं बैठेंगे, तब तक आपको वीडियो कठिन लगेगा, हार्ड लगता है। तो अगर आप एक नोटबुक रख लेंगे तो बहुत बड़ी आसानी होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। देखो अभी तक हमने जो वर्ण पढ़े, जो भी पढ़ा, उसमें यह आ रहा था कि मुख के साथ नासिका का उपयोग भी होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। लेकिन वे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका मात्र, केवल नासिका से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यहाँ पे दिया हुआ यथा, जैसे अहम, अहम में फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं अहम, ये जो मैं है ये अनुस्वार बनकर है के ऊपर लग जाता है। सामान्यतः मैं जो व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब है ये जो बिंदु है जो किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये जो मैं है ये किसी हलंत के ऊपर परिवर्तित हो जाता है। इसमें होता यह है कि अहम, आप जब किसी वाक्य में अहम पढ़ते हो और अगर अहम के बाद में कोई और शब्द है, जैसे अहम पाठम पठामी, तो अहम के बाद में पाठम, पाठम यानी कि प आ रहा है, तो वो एक प व्यंजन वर्ण है। इस वजह से अहम का मैं जो है वो अनुस्वार बन जाता है और वो है के ऊपर लग जाता है। यानी जब आप अहम पाठम पठामी लिखते हो तो ये वाला अहम नहीं, आप ये वाला अहम लिखते हो, क्योंकि अहम के मैं के बाद पाठम का प आ रहा है। अगर कोई स्वर वर्ण आ जाता, अहम पाठम पठामी की जगह अगर कोई अहम के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाता तो फिर आप ऐसा वाला अहम लिखते, फिर वो अनुस्वार नहीं बनता। अहम, ये जो बिंदु है इसे ही अनुस्वार कहा गया है। और देखिए इसमें विसर्ग क्या होता है। ये जो 2 डॉट है जो किसी भी शब्द के बाद लगती है, जैसे यहाँ लगी हुई है, यहाँ राम के बाद लगी हुई है, देव के बाद लगी हुई है, गुरु के बाद लगी हुई है, अज्ञ, तो इस विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण किंचित यानी कि कुछ ह के सदृश किया जाता है के समान किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। जैसे राम ह, आप सोच रहे होंगे कि इस विसर्ग का प्रयोग तो मैं के बाद हो रहा है और मैं तो एक व्यंजन है। नहीं, आप देखिए मैं के अंदर अ है, अ छुपा हुआ है। अब बोलिए ना राम राम राम, मैं के बाद में क्या आता है? अ, उसमें है, तो फिर वो जो विसर्ग है वो स्वर के बाद है। तो ये कह रहा है ना कि इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। अगर आप मैं में हलंत लगा दें तब मैं कहूँगा कि इसके अंदर से अब ए निकल चुका है और ऐसे हलंत के बाद विसर्ग नहीं लगेगा। देव है बोलेंगे इस विसर्ग को, गुरु, और जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं।
दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों ये काम आते हैं हमारे, इसलिए इसको सीखिए। क और श, षटकोण वाला श, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष बनता है। त और र को जोड़ते हैं तो हमारा त्र, त्रिशूल वाला त्र बनता है। उसी तरह ज और य, इसको य पढ़ते हैं हम, आना नहीं पढ़ते, इसको य पढ़ते हैं। ज और इया को पढ़ते हैं, जोड़ते हैं तो ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ ये बनते। ये व्यंजन में 3 संयुक्त व्यंजन है। अब आप याद कीजिए कि स्वर में भी हमने 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर पढ़े थे। कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए आपके पास ये टेबल है, जिसमें कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं और ये क्या होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं, को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने में फेफड़े से निकली निश्वास वायु, यानी कि हमारी जो श्वास निकलती है, इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। मतलब ये है कि हमारे फेफड़े से जो वायु बाहर निकलती है, जब भी हम कुछ बोलते हैं वो तभी हम बोल पाते हैं जब हमारे मुख और नासिका से कोई वायु बाहर निकलती है। ये वायु जिस स्थान का स्पर्श करती है जिस वर्ण को बोलने में, हम उस वर्ण को उसी स्थान से उच्चारित मानते हैं। यानी कि वायु निकलते समय अगर कंठ का ज़्यादा उपयोग कर रही है तो जो जो वर्ण उस समय बोले गए वो सब कंठ से उच्चारित माने जाएंगे। जैसे हम पहला पढ़ते हैं, यहाँ पर इस टेबल को देखिए। कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं यहाँ पर लिखे हुए। स्वर वर्णों में केवल ए और आ है, और व्यंजन वर्णों में स्पर्श वाले जो हैं वो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अण, और अंतस्थ में से ये आया है और ओष्ठ में से है आया है। इन सब वर्णों को कंठ से बोलने के कारण कंठ्य भी कहा जाता है। और एक और रह गया विसर्ग। ये जो विसर्ग है ये भी कंठ से उच्चारित है, यानी कि कंठ से ए, आ, क, ख, ग, घ, अण, य और है और विसर्ग ये बोले जाते हैं। जैसा आप बोल के देखिए, कंठ का प्रयोग ज़्यादा होता है। ख, ग, घ, अण, य, ह और ह। विसर्ग भी है की तरह बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे ना कि इसको कंठ से क्यों बोलते हैं। ये और रह गए आ, इनके उच्चारण में कंठ का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आपको याद करना होगा कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तालु, हम हमारी जिह्वा को ऊपर की तरफ, बिल्कुल मुंह के, हमारे मस्तिष्क के ऊपर की तरफ अगर टच करें तो वो जो स्थान है वो तालु है। यहाँ से ई और च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, र और श, ये वर्ण बोले जाते हैं। इस और तालु से बोले जाने के कारण इनको तालव्य कहते हैं। मूर्धा, जब हम हमारी जिह्वा को मस्तिष्क के तरफ ऊपर की ओर टच करते हैं वो तालु है। तो वहाँ से टच करते हुए उस जिह्वा को हम नीचे दांतों की तरफ लाते हैं, तो दांतों के टच होने से पहले ऊपर जो खुरदरा स्थान आता है वह उसे मूर्धा कहते हैं।
वहाँ जब हमारी जिह्वा टच करती है, या जिह्वा नहीं, वायु श्वास जो हमारी टच करती हुई आती है, और जो वर्ण उस समय उच्चारित होते हैं वो है री, बड़ा वाला री, ट वर्ग, ल, श, ये वर्ण है। उसके बाद हमारा दंत, जब वायु दांतों को टच करती है तो दंत से वो दांत से वो वर्ण उच्चारित होते हैं। इसमें है री, त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग, और स जो है ये दंत है। ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ, आप बोल के देखिए ऊ। इसमें ओष्ठ का यानी होठों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। फिर पै वर्ग है प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों को आप बिना होठ का उपयोग किए बोल ही नहीं सकते, यानी अपना होठों को हिलाए बिना आप नहीं बोल सकते। अगला जो स्थान है वो है नासिका। सभी अनुनासिक स्वर जिनमें मुख के साथ नासिका का प्रयोग भी होता है वो आते हैं, और व्यंजन वर्णों के 5वें वर्ण ण, य, ण, न, म, वो सब नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके बाद में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो 2 स्थानों से मिलाकर बोले जाते हैं, जैसे ए और ऐ और व, ये कंठ और तालु दोनों से मिलाकर, ओ और औ, कंठ और होठ कंठोष्ठ से मिलाकर, व, दंत और ओष्ठ दांत और होठ से मिलाकर बोला जाता है। जिह्वा मूल, ये जिह्वा मूल से ये वाले जो वर्ण हैं क और ख, ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। आप ये सोचोगे कि क तो कंठ से बोला जाता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा अंतर है, ये कुछ अलग तरह से बोले जाते हैं, तो इनको जिह्वा मूल कहा जाता है। और ये प और फ तो होठ से है ही। हमारे यहाँ पर उच्चारण स्थान तो पूरा हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको इस टेबल को अपने होमवर्क में बनाना है ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। आगे हम सीखने वाले हैं प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब है एफर्ट, प्रयास जो होता है उसे प्रयत्न कहते हैं। ये भी उच्चारण स्थानों के संबंध में ही है। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ये डेफिनेशन है, सिंपल है कि जब हमारे शरीर से वायु निकलती है और वह किन्हीं स्थानों का टच करती है और हम जो वर्ण बोलना चाहते हैं वो हम बोल पाते हैं, तो इन सब में जो प्रयत्न लगता है, जो एफर्ट लगता है, उसे ही यत्न या प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ये जो किसी भी वर्ण को बोलने में हमारे मुख में और शरीर में जो कोशिश होती है, जो प्रयत्न होता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का मतलब हो गया आंतरिक और बाह्य का मतलब हो गया बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में, उच्चारण करते समय मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब जब वर्ण हमारे मुंह से बोला जा रहा होता है, उस समय जब हमारे मुख के अंदर जो कोशिशें हो रही होती हैं, उन्हें तो आभ्यंतर कहते हैं। इस आभ्यंतर प्रयत्न को ही हम पहले समझ लेते हैं। यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है, जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। 5 प्रकार है। पहले ये नाम तो देख लीजिए, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और ईषद विवृत। एक और है संवृत। ये 5 भेद हैं। पहले हम स्पृष्ट को देखते हैं। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से मैं तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। आपको इसमें इतना याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है कि स्पष्ट व्यंजन कौन से हैं।
तो इसने बता दिया है क से मैं तक, यानी कि क च ट त प वर्ग, यानी कि 5 वर्ग, 25 व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा देखिए ईशत स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईशत स्पष्ट कहते हैं, यानी कि इसमें तो प्रमुखता से जिह्वा विभिन्न भावों का स्पर्श करती है, इसमें थोड़ा सा ही स्पर्श करती है, तो इन्हें ईशत स्पष्ट कहते हैं। और ये वर्ण है य, र, ल तथा व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन ईशत स्पष्ट कहलाते हैं। विवृत देखिए, वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, यानी जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय जब हमारा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है तो उसे विवृत वर्ण कहते हैं, और वो वर्ण होते हैं स्वर वर्ण। आप स्वर वर्णों को बोलकर देखिए, अ, आ, ई, हमारा मुख है जो थोड़ा सा खुल जाता है, इसलिए उनको विवृत प्रयत्न के विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में हम उसे रखते हैं। ईशत विवृत देखिए, वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है, यानी कि पूरा नहीं, जैसे अ, आ, ई, ये बोलने में तो ज़्यादा खुलता है, लेकिन जब कम खुलता है तो उसे ईशत विवृत कहेंगे हम। और इसके अंदर श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं, इन्हें ईशत विवृत प्रयत्न में रखा गया। अंतिम है संवृत। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद हो जाता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व ए के उच्चारण में होता है, यानी कि जो छोटा वाला ए है केवल वही संवृत है। उसके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली निश्वास का मार्ग बंद हो जाता है, यानी कि वायु रुक सी जाती है। हमें प्रतीत होती है जैसे अ बोलने में वायु निकलने वाली थी लेकिन निकली ही नहीं, रुक गई। हम बोल के देखिए अ, तो इसे संवृत कहेंगे। बच्चों ये इतना कठिन नहीं है, आप प्रयोग करके देखिए, जहाँ पर जो लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसा कहा गया है आप उसे बोल कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने अभी प्रयत्न पढ़ा है, उस प्रयत्न के 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न हमने अभी अभी पढ़ा है जिसके 5 भेद थे, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। अब हम प्रयत्न का दूसरा भेद बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर हमने पढ़ लिया, बाह्य प्रयत्न वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न यानी वह प्रयास जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य यत्न कहते, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। इसके 11 भेद हैं जो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप शीघ्रता से बोलिए, थोड़ा बोलेंगे बार बार तो हो जाएंगे। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात तथा स्वरित। इसमें 4 मोस्ट हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से व्यंजन, कौन कौन से स्वर किस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके ये 11 भेद हैं बाह्य प्रयत्न के, जो यहाँ इस टेबल में दिए हुए हैं। देखिए, विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों के अंदर ये वाले व्यंजन आते हैं। संवार, नाद और घोष इस टाइप में ये वाले व्यंजन आते हैं। अल्पप्राण में ये, महाप्राण में ये, और उद्दात, अनुदात, स्वरित में सभी स्वर वर्ण आते हैं। हम देख लेते हैं इसे पढ़ के। विवार, श्वास और अघोष इस टाइप में खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं श, स, खर, विवारा,
श्वासा अघोषाश्च। यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, खरः विवाराः श्वासा अघोषाश्च, जिसका मतलब है खर व्यंजन जो होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। आपने खर प्रत्याहार यहाँ पर पढ़ा तो इससे आपको ये समझ में आया कि हमने स्टार्टिंग में प्रत्याहार पढ़े थे, और खर जब आप उनमें जो वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अयोन रेलिक एवं एवं छाय वरट लणियम गंडम जवया गर्द जब गर्द कपचट कपचट तब कपया शशर हल, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी बोला है, इसी तरीके से आपको इनको याद करना है और डेफिनेटली आपको ये याद होंगे। देखने में कठिन लगते हैं, बस आप इसको गाने की तरह दिन भर एक दिन बोलिए, आपको ये याद हो जाएंगे। उसमें जो खर प्रत्याहार आप बनाओगे तो खर प्रत्याहार में जो जो वर्ण आएंगे वो यहाँ वैसे लिखा हुआ है, वो सब विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत गिने जाएंगे। खर में कौन से वर्ण आते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के। देखिए वर्ग क्या होता है, हमने 5 वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, यानी कि क वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, प वर्ग का प, फ, ये जो दोनों वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, वो सब खर में आते हैं। और उसके साथ में श, स, ये सब खर हैं। इतने सारे व्यंजनों को बस आप एक वर्ड से बोल सकते हो, खर प्रत्याहार। और ये सब किस में आते हैं, विवार, श्वास और अघोष में। आइए हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, संवार, नाद और घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ पे लिखा है हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय तो इसने ले लिए, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी कि क वर्ग का क ख को हटा लो, ग घ अण, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन इसमें आएंगे। इसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ लिख दिया, इसका मतलब य, र, ल, व, ये 4 वर्ण। उसके बाद ह, ये जो है ये सब वर्ण संवार, नाद, घोष में आते हैं। इसके शॉर्ट यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है, हर्षः संवारा नादा घोषास्ति, यानी हर्ष प्रत्याहार जो है वो संवार, नाद और घोष टाइप्स में आता है। अल्प प्राण क्या होते हैं, वर्गों के, यानी कि वही 5 वर्ग क, च, ट, त, प। आप उसको याद नहीं करोगे तो आपको आगे सब कठिन ही लगेगा। तो क, च, ट, त, प जो है वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे क वर्ग का क, ग और अण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। एवं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ में य, र, ल, व, ये सब क्या है, अल्प प्राण। अब देखिए जो बच गया है वो महाप्राण में आएगा। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, देखो इसने प्रथम, तृतीय, पंचम लिया है, तो इसने द्वितीय और चतुर्थ लिया है, ये व्यंजन इसमें आएंगे। साथ में ऊष्म, अंतर से इसने ले लिया तो ऊष्म इसने ले लिया, ऊष्म के अंदर आते हैं श, श, स, ह, ये वर्ण महाप्राण है। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आते हैं सभी स्वरवर्ण। स्वरवर्ण कितने हैं, 13 हमने पढ़े हैं, 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ। आपका होमवर्क यहाँ पर यह है कि आप अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उनको लिखिए। जैसे कि वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम लिखिए। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में टेबल बनाइए, उसमें लिखिए वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, जैसे कि क, ग, अण। दूसरे वर्ग में च, छ, ज, झ, अण, यानी कि च, ज, अण। तो इस तरीके से आप अल्पप्राण के निकालिए और महाप्राण के निकालिए, इन दोनों का आप निकालिए, और हो सके तो इनके भी वर्ण निकाल के यहाँ लिखिए, और उस होमवर्क को आपको मुझे सेंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, यानी कि हमने व्याकरण विधि पुस्तक का पहला अध्याय वर्ण विचार यहाँ पूर्ण कर लिया है। यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये अभ्यास कार्य आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार देखिए, और ये अभ्यास कार्य आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि इस अध्याय से आपने क्या सीखा उस पर अपनी कक्षा के सहपाठियों से चर्चा करें। आपकी क्लास में जो आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप
इस वीडियो से जो आपने सीखा है उसे अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए। उनसे पूछिए कि आपने क्या समझा, आपने उच्चारण स्थान, प्रयत्न, प्रत्याहार और स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने हैं, क्या है, उनके बारे में क्या सीखा, उनसे चर्चा कीजिए। और आप इस वीडियो को देखते हुए अपने शॉर्ट नोट बनाइए। 1 या 2 पेज में आपने इस वीडियो में जो मोस्ट बातें सीखी हैं उन्हें बनाइए, उन्हें लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। और ये जो अभ्यास कार्य है इसे भी करके देखिए। जब आपसे नहीं होगा तो मैं इसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,